नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के TGT PGT के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। और इस सेशन में हमने मॉडल पेपर 2 पढ़ा रहे हैं, जिसमें 80 क्वेश्चन समाहित है, बिल्कुल आपके पेपर के जैसा। तो सेशन के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को पुख्ता बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप सबका कितना स्कोर रहा। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोज के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला प्रश्न है, इनमें से अपभ्रंश भाषा का समय है कब से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक है कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है, या ये सभी है? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के काल को अपभ्रंश भाषा का काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए? अनुच्छेद 343 से में वर्णित है कि अनुच्छेद 348 में कि अनुच्छेद 346 में कि अनुच्छेद 351 में कि ये भी दोनों में? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अनुच्छेद 351 में ये वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे। तो अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार से संबंधित व्याख्यान दिया गया है। वैसे अनुच्छेद 343 से 351 तक में भाषा से संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? ब्रज भाषा प्रचलित है कि बुंदेली प्रचलित है कि कनौजी प्रचलित है कि मालवी प्रचलित है कि इनमें से कोई नहीं? तब बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी थी सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता है। और यह क्या है? बुंदेले से क्या हो गया? बुंदेली बोली झांसी, जालौन और हमीरपुर में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम बताइए। पाली है, डिंगल है, अपभ्रंश है कि अवहट्ट है कि ये सभी है? फटाफट आंसर कीजिए। तो विकास की जब पहले है वैदिक संस्कृत, उसके बाद है लौकिक संस्कृत, तब है पाली है, फिर प्राकृत भाषा है, फिर अपभ्रंश है, अपभ्रंश से अवहट्ट से पुरानी हिंदी का जन्म हुआ। अवहट्ट के बाद हिंदी का जन्म हुआ, पुरानी हिंदी का जन्म हुआ। तो प्राकृत से पहले क्या है? कभी भाषाओं का क्रम निर्धारण करने के लिए, सुमेलित करने के लिए दे देता है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सबका स्कोर कैसा रहा। तो प्राकृत की पूर्व अवस्था, पूर्व माने पहले क्या है? पाली है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। डिंगल कोई भाषा नहीं है, डिंगल एक प्रकार की शैली है, जो कर्कश शैली जिसे माना जाता है। एक डिंगल शैली होती है, एक पिंगल शैली। जो अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा होता है उसे पिंगल शैली कहते हैं, और जो अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा होता है
उसे डिंगल शैली कहते हैं। डिंगल शैली में कर्कश शब्दों, कर्कश ध्वनियों का प्रयोग होता है, जैसे ट वर्ग का प्रयोग होता है, और महाप्राण घोष वर्णों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अवधी भाषा की शब्दावली है तत्सम बहुला है कि देशज बहुला है कि तद्भव बहुला है कि विदेशी बहुला है कि बीसी दोनों है। फटाफट आंसर कीजिए। तो अवधी भाषा की शब्दावली तत्सम बहुला है। अवधी भाषा में तत्सम शब्दों की अधिकता है। बहुला माने अधिकता। देखिए, हमारे हिंदी में 2 महाकाव्य अवधी भाषा के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। एक है बाबा तुलसीदास द्वारा रामचरित मानस, और दूसरा है जवसी द्वारा लिखित पद्मावत महाकाव्य। तो देखिए, पद्मावत महाकाव्य में ग्रामीण संबंधी, ग्रामीण निष्ठित अवधि है, और रामचरितमानस में साहित्यिक परिनिष्ठित अवधि है। तो अवधि के भी 2 रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं पर विशेष फोकस कीजिएगा। शांत रस का उल्लेख नहीं है कि अनुभाव का, कि संचारी भाव का, कि अस्थाई भाव का, कि ए डी दोनों का? फटाफट आंसर कीजिए। भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? नहीं पूछा है। तो भरत मुनि का रस सूत्र क्या है? विभावानुभाव संचारी, विभावानुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभावानुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तब विभाव का हुआ है, अनुभाव का हुआ है, अस्थाई भाव का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अस्थाई भाव का कहीं उल्लेख नहीं हुआ है भरत मुनि के रस सूत्र में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है? नया स्वर बनता है, नई ध्वनि बनती है, नया वर्ण प्रयुक्त होता है, या नया वाक्य बनता है, कि इनमें से कोई नहीं? तब वर्णों में जब 2 वर्णों में संधि होती है, संधि का अर्थ क्या है? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। तो जब 2 वर्णों में संधि होती है, मित्रता होता है, तो नई ध्वनि का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी स्वर होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, घोष होते हैं, महाप्राण होते हैं, अघोष होते हैं, कि ये भी दोनों होते हैं? तो सभी स्वर अल्प प्राण भी होते हैं, घोष भी होते हैं। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। अल्प प्राण क्या होता है? वर्गीय व्यंजन, जैसे क, ख, ग, घ और अंग, यह वर्गीय व्यंजन है। काग्यो माव असाधेन स्पर्शा। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? वर्गीय व्यंजन की संख्या 25 होती है, क से म तक। तो देखिए, अल्प प्राण किसे कहते हैं? वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और 5वें वर्ग को क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। और दूसरा और चौथे वर्ण को महाप्राण कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। और देखिए, वर्गीय व्यंजन का पहला दूसरा अघोष कहलाता है, और तीसरा, चौथा और 5वां घोष या सघोष कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ई राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। नहीं पूछा है। अध्याय नहीं है, कि भ्राता नहीं है, कि जैकती नहीं है, शत्रुता नहीं है, कि ये सभी नहीं है? तो भ्राता एक जातिवाचक संज्ञा है। भ्राता मीन्स क्या होता है? भाई होता है। जबकि अध्याय भाववाचक संज्ञा है, जैकती भाववाचक संज्ञा है, शत्रुता भाववाचक संज्ञा है, लेकिन भ्राता एक जातिवाचक संज्ञा है। भ्राता मीन्स क्या होता है? भाई होता है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है,
तोला भर सोना रेखांकित पद है निश्चय संख्यावाचक विशेषण कि अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है कि परिमाण बोधक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है कि बी सी दोनों है। तो तोला भर सोना, तोला भर देखिए कोई पेय पदार्थ हो गया, कोई भी पेय पदार्थ हो गया या धातुएं हो गई, जैसे सोना चांदी हो गए, सोना चांदी हीरा मोती पेय पदार्थ या धातुएं, यह परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। या नाप तौल की वस्तुएं, पेय पदार्थ नाप तौल की वस्तुएं, यह सब परिमाण बोधक के विशेषण के अंतर्गत समाहित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रोफेसर किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है कि उपयुक्त सभी? तो प्रोफेसर एक जातिवाचक संज्ञा है। प्रोफेसर का कहने से एक जाति का बोध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं है। इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक है, अपदान कारक है, संप्रदान कारक है कि अधिकरण कारक है कि इनमें से कोई नहीं? तो मेरे निमित्त ही कोई कारण। एक होता है स्वाहा, स्वाहा, स्वधा, स्वधा, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है, विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति या किसी के काम कर, ये इसमें संप्रदान कारक होता है। किसी को दान देने के अर्थ में, दान देने के अर्थ में, या मानिए हमने ईश्वर के निमित्त यह कार्य किया, पूजा पाठ किया, यह सब चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। देखिए पिता ने पुत्र को कलम दी, तो यह संप्रदान कारक के नहीं अंतर्गत आएगा, यह कर्म हो गया। ये पिता का कर्म है कि वह अपने बच्चे को पेन दे, अपनी पत्नी को हार दिलाए, लेकिन वह दान के अंतर्गत नहीं आएगा, तो वह संप्रदान कारक नहीं होगा, उसमें कर्म कारक होगा क्योंकि वह पिता का कर्तव्य है। लेकिन वहीं पे राजा ने गरीबों को कंबल दिया, यह क्या है? दान के अर्थ में आ रहा है, यहाँ पे संप्रदान कारक हो रहा है। चाहे कहते हैं आप अग्नि स्वाहा, पृथ्वी स्वाहा, स्वाहा स्वधा के अर्थ में भी क्या होता है? पंचमी चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, या किसी के निमित्त कोई काम करें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बादल राग किसकी कविता है? जयशंकर प्रसाद की है कि सुमित्रानंदन पंत की है कि निराला की है कि महादेवी वर्मा की है कि बीसी दोनों की है? बादल राग किसकी कविता है? तो बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है बादल राग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बंदर का स्त्रीलिंग होगा। बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? बंदरी होगा, बंदरिया होगा, या बंदरियाँ होगा, या बंदरियाइन होगा, या ये भी दोनों होगा? तो बंदर का स्त्रीलिंग बंदरिया होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से बहुवचन रूप है? वार्ता है, जऊ है, वधु है, अधिकारी है, ये सभी है? फटाफट आंसर कीजिए इसमें से राइट आंसर, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप सबका स्कोर कितना रहा, जिससे उसी हिसाब से हम प्रैक्टिस में क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जौ क्या है? जौ, जौ एक अनाज है। जौ क्या है? एक अनाज है। जौ हो गया, जौ क्या हो गया? बहुवचन हो गया। वार्ता एक वचन है, वधु एक वचन है, अधिकारी एक जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है मैं आप ही चला जाता था। रेखांकित पद है आप, पद है पुरुषवाचक सर्वनाम है कि निजवाचक सर्वनाम है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है कि संबंध बोधक सर्वनाम है कि ये सभी है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर। निजवाचक सर्वनाम है। आप आ जाए, मैं अपने आप ही ये काम कर लूँगी, या अपने के लिए, खुद के लिए, निज के लिए जो सर्वनाम प्रयोग हो उसे निर्जवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित पद है। रेखांकित पद है, पुरुषवाचक सर्वनाम है कि निजवाचक सर्वनाम है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि संबंधवाचक सर्वनाम है कि ये भी दोनों। एक तो एकदम हलवा प्रश्न है, सभी को आता होगा। क्या, क्यों, कैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, राधा भली लड़की है। रेखांकित पद है। रेखांकित है भली, प्रविशेषण है, विशेष विशेषण है, विधेय विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है कि कोई नहीं है। फटाफट आंसर कीजिए कि राधा भली लड़की है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विशेष विशेषण है। विशेष विशेषण है क्योंकि राधा की यह विशेषता नहीं बता रहा है, भली लड़की है। लड़की की विशेषता बता रहा है कि यह भली है। अगर राधा की विशेषता बताता तो विधेय विशेषण होता, लेकिन यहाँ पे लड़की की विशेषता बता रहा है तो विशेष विशेषण है। विशेष विशेषण कि जिसे लड़की की विशेषता बता रहा है, लड़की की विशेषता बता रहा है, विशेष विशेषण। और विशेषण का एक प्रविशेषण भी होता है, जैसे राम बहुत सुंदर है तो बहुत प्रविशेषण हो गया, लेकिन लड़की भली है तो यह विशेष विशेषण हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, लघुत्तर व्याकरण की कौन सी अवस्था है? मूलावस्था है, उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था है, ये भी दोनों है कि ये सभी है? तो लघुत्तर या उत्तरावस्था है। विशेषण का यह उत्तरावस्था है। एक लघु होता है, एक लघु होता है जिसे मूलावस्था कहते हैं। एक लघुत्तम होता है, लघुत्तम होता है, लघुत्तम तम हो गया, यह उत्तमावस्था है। और लघुत्तर है, तर लग गया है तो उत्तरावस्था है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, पानी बरसने लगा वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, नामधातु क्रिया है कि ये भी दोनों है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सकर्मक क्रिया का पानी बरसने लगा। पानी बरसने लगा तो क्या बरसने लगा? तो पानी बरसने लगा। पानी क्या है? एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। और बरसना क्या है? क्रिया, कर्म है, क्रिया है। इसमें सकर्मक नहीं होगा, इसमें अकर्मक क्रिया होगा। श्री अकर्मक क्रिया के से प्रश्न पूछिए। बरसने लगा क्या है? क्रिया है। अब पानी क्या है? संज्ञा है। पानी क्या है? करता है। पानी क्या है? करता है। इसमें कर्म मौजूद नहीं है। जैसे बरसने लगा, उड़ना, चलना, दौड़ना, सोना, उड़ना, उड़ना, दौड़ना, दौड़ना, सोना, सोना, यह सब क्या है? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। और जिसमें अगर कर्म रहता, पानी तेज तेज बरस रहा है तो यह वहाँ तेज तेज क्या होता है? कर्म हो जाता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। रेखांकित पद है, पूर्वकालिक क्रिया है, क्रियार्थक क्रिया है, सहायक क्रिया है, नामबोधक क्रिया है कि सभी है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्रियार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए, टहलता, टहलता, टहलता क्या है? टहलता क्या है? क्रिया है। और टहलना क्या है? भाववाचक क्रिया है। तो टहलता से टहलना बना है तो यह भाववाचक क्रिया है, मतलब क्रियार्थक क्रिया है। क्रिया का अर्थ बता रहा है, क्रियार्थक क्रिया।
क्वेश्चन नंबर 22 है, मैंने पुस्तक पढ़ी वाक्य में वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, ये भी दोनों है कि कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने क्या है, कर, यह कर्म है, यह कर्ती है, यह कर्ता है। तो कर्ता जिस काम को करता है, कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य। अगर कर्म की मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई तब कर्मवाच्य हो जाता, और मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती तो भाववाच्य हो जाता। तो कभी वाच्यों को बदलने के लिए भाववाच्य दे देगा, कहेगा इसे कर्मवाच्य में परिणित कीजिए, इसे कर्तृवाच्य में परिणित कीजिए। वाच्य 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह कमाए तो खाए, वाक्य में काल बताइए, कल नहीं है, काल बताइए। सामान्य भविष्य काल है, संदिग्ध भूतकाल है, हेतु हेतु मद भूल कहेगा या हेतु हेतु मद भूत है। हेतु हेतु मद भविष्य रहेगा कि हेतु हेतु मत भूत रहेगा कि सभी रहेगा। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वह कमाएगा तो खाए, यह भविष्य की बातें हो रही है, तो हेतु हेतु मद भविष्य काल है। और हेतु हेतु मद भूतकाल किसे कहते हैं कि क्रिया तुरंत समाप्त हुई हो, क्रिया तुरंत समाप्त हुई हो और भूतकाल में हुई हो। वह कमाया था तो खाया था, तब हेतु हेतु मदभूत होता। क्वेश्चन नंबर 24 है, रामू पढ़ रहा है, वाक्य में है सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल या ए सी दोनों। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, तात्कालिक वर्तमान। रामू पढ़ रहा है, तात्कालिक वर्तमान काल है, और इसे तात्कालिक वर्तमान काल भी है, अपूर्ण वर्तमान काल भी है। यह पढ़ रहा है, अभी क्रिया समाप्त नहीं है, अपूर्ण वर्तमान काल भी है, अपूर्ण वर्तमान काल भी है और तात्कालिक वर्तमान काल भी है। तो अपूर्ण वर्तमान काल नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पे तात्कालिक वर्तमान काल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, बराबर समीप किस प्रकार का अव्यय है? निपात है, संबंध बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक अव्यय है कि इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, संबंध बोधक अव्यय है। हमारे बराबर, हमारे समीप, समीप किसको बैठाया जाता है? जिसके साथ संबंध होता है उसी को तो समीप बैठाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और सेशन के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को पुख्ता बनाइए। क्वेश्चन नंबर 26 है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की है कि रामधारी सिंह दिनकर की है कि जयशंकर प्रसाद का है कि ये भी दोनों का? तो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का है, सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी है, माखनलाल चतुर्वेदी का प्रसिद्ध रचना पुष्प की अभिलाषा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास हैं। भ्रमर गीत में कई प्रकार का एक भ्रमर गीत सूरदास का है, एक भंवर गीत है, भंवर गीत नंददास का है, नंददास का है, और एक भ्रमर दूत है, एक ये भंवर गीत है, एक भ्रमर दूत है। यह सत्यनारायण कविरत्न का है, सत्यनारायण कविरत्न का है भ्रमर दूत, और भंवर गीत नंददास का है, भ्रमर गीत सूरदास का है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रामलला नाचू के रचनाकार कौन है? रैदास हैं। रामलला नाचू तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, इसमें राम के विवाह और जनेऊ से संबंधित है, और यह सोहर छंद में लिखा गया है, सोहर छंद में लिखा गया रचना है तुलसीदास द्वारा लिखित।
क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 देख लीजिए। मानस का हंस के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद्र हैं, अमृतलाल नागर हैं कि यशपाल हैं? मानस का हंस बाबा तुलसीदास पर आधारित है, तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा लिखित, और सूरदास के जीवन पर भी आधारित इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मृगनयनी किसका उपन्यास है? तो मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञानमार्गी। तो जायसी प्रेम आख्यानक धारा के कवि हैं, जबकि ज्ञानमार्गी के संत कबीर हैं। ज्ञानमार्गी के प्रसिद्ध कवि संत कबीर हैं। नाथपंथ के गोरखनाथ, नाथपंथ के जायसी प्रेमाख्यान इसके कबीर हैं, और इसके क्या है? नाथपंथ के गोरखनाथ हैं, और राममार्गी के बाबा तुलसीदास हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? प्रसाद को, दिनकर को, माखनलाल चतुर्वेदी को, पंत को, या ये भी दोनों को? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि दिनकर जी को आग और राग का कवि माना जाता है। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 80 प्रश्न है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सब प्रकृति के सुकुमार राजकुमार या कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। निराला को मुक्तक छंद का प्रणेता माना जाता है, और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कस्तूरी कुंडल बसे किसकी रचना है? कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा की, प्रभा खेतान की, कुसुमांचल की, कि रमणीका गुप्ता की, कि ये सभी की? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 34 का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मैत्रेयी पुष्पा का है। आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा की, आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे। विधाओं से भी प्रश्न आता है, जरूर नोट डाउन कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और प्रश्नों का उत्तर भी दीजिए कमेंट बॉक्स में। कायाकल्प किसका उपन्यास है? यह किसका उपन्यास है? कायाकल्प किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र का है। तो कायाकल्प मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। गबन गोदान, कायाकल्प, रंगभूमि, यह सब मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। इनकी कहानी है बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 37 है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? सूरदास हैं, कबीरदास हैं, तुलसी केशवदास, या कोई नहीं? तो निर्गुण के प्रसिद्ध कवि कबीरदास हैं, सूरदास कृष्ण काव्य धारा के हैं, और तुलसीदास केशवदास राम काव्य धारा के हैं। क्या किसका उपन्यास है? मनोहर श्याम जोशी का है, अमरकांत का है, गोविंद मिश्र का है, उदय प्रकाश का, कि ये सभी का? क्या किसका उपन्यास है? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है? कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, यह सुदामा पांडे धूमिल का है। कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, यह सुदामा पांडे धूमिल का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, कोई दूसरा नहीं है काव्य किसका है? कोई दूसरा नहीं है, यह काव्य किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है, कुंवर नारायण का है, नरेश मेहता का है, ज्ञानपति का है, कि ये सभी का? क्वेश्चन नंबर
40 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कोई दूसरा नहीं, काव्य कुंवर नारायण का है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पहला गिरमिटिया किसका उपन्यास है? महात्मा गांधी पर आधारित यह उपन्यास है, गांधी जी के जीवनी पर आधारित, और यह किसका है? पहला गिरमिटिया श्रीलाल शुक्ल का है, गिरिराज किशोर का है, गोविंद मिश्र का है, उमेश चंद्र शाह का है, उपयुक्त सभी का है। पहला गिरमिटिया किसका है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी जी पर आधारित है और गिरिराज किशोर द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, तेंदुआ किस भाषा का शब्द है? तद्भव है, देशज है, विदेशी है, तत्सम है, कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तेंदुआ देशज भाषा का शब्द है। कमीज किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का, अरबी भाषा का, पुर्तगाली भाषा का, फारसी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कमीज पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कमीज पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 44 है, उद्गार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उतधनगार उद्गार त है जो द में परिवर्तित हो गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? फटाफट प्रत्यय, प्रत्यय, प्रातः, सभी है। तो प्रति उपसर्ग है प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष। किस शब्द में कृत प्रत्यय लगा है? शिक्षक में। ये प्रत्यय दो प्रकार कृत प्रत्यय रहता है, क्रिया के साथ कृदंत होता है, एक तद्धित होता है। एक कृदंत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। कृदंत प्रत्यय क्रिया में लगता है, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगता है। तो फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। इस उपयुक्त में से कोई नहीं है। शिक्षक जातिवाचक संज्ञा है, शैव शिव से शैव बना है, भाववाचक, माधुर्य भाववाचक है, लड़का जातिवाचक है। इसमें से कृत प्रत्यय क्रिया कोई नहीं है, सारे क्या हैं? संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सज्जन में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, अव्ययीभाव है, ये भी दोनों है। कर्मधारय सज्जन में कौन सा समास है? फटाफट आंसर कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अव्ययीभाव है, सत धन जन, सज्जन। अव्ययीभाव है, सत क्या है? सत धन जन, सज्जन, यह अव्ययीभाव समास है। हरिशंकर में कौन सा समास है? हरिशंकर, हरि और शंकर, हरि प्लस शंकर, इसमें कौन सा है? बहुव्रीहि समास है, समाहार द्वंद्व है, इतरेतर द्वंद्व है, वैकल्पिक द्वंद्व है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इतरेतर द्वंद्व है, इतर है हरि और शंकर, और समाहार द्वंद्व उसे कहते हैं जिसमें समाहार द्वंद्व में दो शब्द ऐसे मिलते हैं जो सभी का बोध कराएं, जैसे दाल रोटी समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आएंगे। वैकल्पिक द्वंद्व के अंतर्गत या अथवा आएगा कि दिन या रात,
दिन, दिन रात, दिन रात आएगा, दिन या रात, तो यह वैकल्पिक द्वंद्व के अंतर्गत आएगा। यदि तुम खाओगे तो मैं भी खाऊं, किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक या उपयुक्त सभी? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर संकेत दे रहा है। यदि तुम खाओगे तो मैं खाऊं, संकेतवाचक वाक्य है। तुम अपने कार्य में सफल रहो, किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, विधानवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक। तो वह इच्छा है कि तुम अपने काम में सफल रहो, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे, यह इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। अपना स्कोर जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि हर एक प्रश्नों का उत्तर देने से क्या होता है कि हमेशा के लिए याद हो जाता है वो। क्वेश्चन नंबर 51 का निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है। फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर अम्बक। अम्बक कमल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि नलिनी, तामरस और शतदल, यह कमल का पर्याय। अम्बक के जगह पे अगर अम्बुज रहता तब कमल का पर्यायवाची होता, लेकिन अम्बक है, यह कमल का पर्यायवाची नहीं है। सिंह का पर्यायवाची है, हिरण है, मृगेंद्र है, विभु है, ABC दोनों है कि हिरण्य गर्भ है? तो मृगेंद्र है। मृगेंद्र सिंह का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गो का अर्थ नहीं है, गो का अर्थ नहीं है बैल, बाण, आँख, पक्षी सभी, गो का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर पक्षी गो का अर्थ नहीं है, जबकि आँख, बाण और बैल है। क्वेश्चन नंबर 54 का श्रद्धा का विलोम है, घृणा है, अश्रद्धा है, प्रेम है, तिरस्कार है, AB दोनों है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। श्रद्धा का विलोम घृणा भी, अश्रद्धा भी है, AB दोनों है। क्वेश्चन नंबर 55 है, एकत्र का विलोम होगा, विस्तीर्ण होगा, विकर्ण होगा, संकीर्ण होगा, फैलाव होगा, सभी होगा। एकत्र का विकीर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र, शस्त्र, इसका तो कोई मतलब नहीं है। अस्त्र होगा कि शस्त्र होगा, कि जो जैसे भाला है, दूर से फेंक कर भाला चलाया जाता है, और तलवार हाथ से चलाई जाती है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, उसे अस्त्र कहते हैं। शस्त्र, भाला, इसे क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं, जो दूर फेंक कर चलाया जाए। आज जो धनुष होता है वह पास होता है, हाथ में पकड़ के चलाया जाता है। तो शस्त्र माने शरीर में धारण, जो शरीर से सटा हुआ है, शरीर में सटा के उसको मारो, चाहे बंदूक हो या चाहे क्या हो, धनुष हो, तो क्या शस्त्र के अंतर्गत? स से शस्त्र, स से शरीर, जो शरीर में पकड़ा जाए। धनुष कभी नहीं भूलेगा, जो शरीर से पकड़ के चलाया जाए वह शस्त्र होगा। और अस्त्र माने जो शरीर से अलग किया जाए। अ से अलग, अ से क्या होगा? अलग, और स से शरीर, शरीर में सटा रहेगा शस्त्र, शरीर से अलग होगा अस्त्र। साफ इंकार करना मुहावरे का अर्थ है मुँह कताना, मुट्ठी में होना, मिट्टी खराब करना या टका सा जवाब देना। तो साफ मुकर जाना मतलब साफ इनकार करना, टका सा जवाब देना। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अनुग्रहित है, अनुग्रहित है, अनुग्राहित है, अनुग्रहित है, या ये भी दोनों है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अनुग्रहित होता है।
बर्तनी के शुद्धि में भी दे देता है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ है ईश्वर को करे तुम्हारा समाचार अच्छा हो, या तुम्हारी बातें मीठी लगती है, तुम्हें मिठाई की कभी कमी नहीं होती, सदैव मीठी बात बोलनी चाहिए। तो ईश्वर करे तुम्हारा समाचार अच्छा हो, तो यही आदमी कहता है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए। अहोरात्रि, योगीराज, प्राणी वृंद, पक्षीराज, सभी। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इनमें से शुद्ध वर्तनी पक्षीराज। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पक्षीराज इसमें का राइट आंसर है, सही। निसी दिन सुमिरन रहत श्याम को, जिग अज्ञानिबे कौन जरैगो। इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, करुण रस है, संयोग रस है, संयोग श्रृंगार है कि वियोग श्रृंगार है कि सभी है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। श्याम के वियोग में क्या है? गोपियाँ व्याकुल हो रही हैं, वियोग श्रृंगार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा सेशन? आप सबका स्कोर कैसा रहा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल फिर नया सेशन लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।